सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सारे अच्छे होंगे, सारे मजे में होंगे, सारे हैप्पी होंगे, सारे हेल्दी होंगे। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये लर्निंग सेशन, लर्निंग वीडियो। इसमें क्या सीख रहे थे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड पार्ट सीख रहे थे। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के सेकेंड पार्ट में भी हम लोग डिफरेंट जो है टॉपिक, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन एंड उसके बाद हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सब सीख रखे थे। ओके, ठीक है। दो तीन टॉपिक हमारा बच रहा है, एक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, वो सीख लेंगे। और उसके अलावा छोटी छोटी अलग अलग चीजें हैं, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। और इस चैप्टर को हम यहीं पे थ्योरेटिकली एंड करेंगे। उसके बाद हम दो वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को लेकर बनाएंगे। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन को लेकर हम बनाएंगे और वो अच्छे से बनाएंगे उसको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि मास के टर्म में ग्रेविटेशन के केस में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किए थे, तो इसको समझो पहले। तो मान लो कि ये फ्री स्पेस में पहले कुछ भी नहीं था, तो एक चार्ज को ला दिया। इस चार्ज को प्लेस करने में हमें कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं होगी। ओके, सो जब ये चार्ज आ गया यहाँ पे, तो इसके सराउंडिंग स्पेस में क्या होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब अगर किसी दूसरे चार्ज को आप यहाँ पे लाके प्लेस करोगे, तो ऑब्वियसली ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। ऑब्वियसली ये वाला चार्ज इसको यहाँ पर आने से रोकेगा। ओके, पॉजिटिव है तो रोकेगा और निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो इस केस में ये जब पहले से ये चार्ज था, तो यहाँ पे मान ले ये जो पोजीशन है, यहाँ से ये पोजीशन हम बोल देते हैं R है। तो इसके फील्ड में दूसरे चार्ज को लाने के लिए हमें वर्क तो करना पड़ता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में वर्क डन जो होता है वो क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वर्क कितना करना पड़ता है? तो पोटेंशियल डिफाइन करते टाइम हम लोग कैलकुलेट तो करते थे। वर्क डन बाय फील्ड की बात करेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात करें, तो एक्सटर्नल एजेंट से वर्क होता है आपका ये E डॉट डी आर एंड ये होता है W एक्सटर्नल की बात करेंगे तो Q E डॉट डी आर, फोर्स डी आर। ओके, एंड ये क्या होता है? इन्फिनिटी टू R हो जाता है, इन्फिनिटी टू R हो जाता है। सो ये वर्क करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट को। और ये अगर फील्ड फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगेगा, चलिए ठीक है। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, तो ये डेल्टा U, ये U R माइनस U इंफिनिटी, ये हो जाएगा आपका Q E डॉट डी आर और इंफिनिटी से R हो जाएगा, इंफिनिटी से R हो गया। चलिए ठीक है जी। तो इस केस में इसको देखें, U इंफिनिटी को क्या मानते हैं? 0 मानते हैं और U R को सिंपली U बोल देते हैं। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी
वो क्या होगा, 0 याद रखेंगे। ओके, सो ये हो गया यू आर माइनस यू इंफिनिटी इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई डॉट डी आर। और फ्रॉम लिमिट जो होगा फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। सो इसको हम किस तरह से कर सकते बताइए इसको, और भी जब हम करेंगे तो सो एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्यू ई डॉट डी आर, ये आपको होगा। ओके, चलिए, सो इस केस में यू आर की बात करेंगे तो यू आर का जो फाइनल टर्म आएगा यहाँ पे, ई डॉट डी आर की बात करोगे तो ये ई डॉट डी आर जो हो जाएगा, पहले ई डॉट डी आर देख लेते हैं, तो ये हो गया आपका क्यू ई डॉट। तो आपने किसको चार्ज को लाया इसमें, यहां पर Q2 को लाया, तो ये हो जाएगा Q2 यहां पे Q की जगह Q2 लगा लो तो ज्यादा अच्छा हुआ, Q2 E1। ओके, तो Q2 E1 की बात करेंगे dr, तो Q2 E1 की बात करेंगे तो Q1 by 4 pi epsilon naught r squared dr, आर स्क्वायर डी आर होता है। सो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये हो गया आपका W एक्सटर्नल जो हो गया, इस तरह से हो जाएगा। और इंफिनिटी टू आर और W एक्सटर्नल जो हो जाएगा, इसमें भी इंफिनिटी टू आर। अब देखो डी आर बाय आर स्क्वायर का क्या होता है, -1 बाय आर होता है। क्या -1 बाय आर हो जाता है, -1 बाय आर हो जाएगा। सो W एक्सटर्नल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 तो बाहर ही ले लो, और ये जो है आपका डी आर बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक माइनस लगेगा शायद। ओके, सो इस केस में ये जो हो जाएगा इंफिनिटी से आर हो जाएगा, और इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इधर रहेगा ये, तो -1 बाय आर होता है। और यहाँ पर देखो इसकी बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। ओके, चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे शायद हम माइनस छोड़ रहे हैं कहीं पर बच्चे, ठीक है, माइनस वहां पे लगा लोगे तो ये क्या होगा -1 बाय आर होगा, इसमें पुट करेंगे तो -1 बाय आर और -1 बाय इंफिनिटी, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पर माइनस छूट रहा होगा, ये एक्चुअली जो आएगा ना ई डॉट डी आर एक्सटर्नल की बात करेंगे, क्यू ई इधर रहेगा, ये यहाँ पे माइनस हम यूज कर लेंगे। ओके, तो ये प्लस आर में आ जाएगा। चलो ठीक है जी। ना हम बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं, ये तो डेरिवेशन हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये एक चार्ज है, एक चार्ज से दूसरे, एक सेकेंड वेट करना बच्चे, दो चार्ज का सिस्टम। ओके, पोटेंशियल एनर्जी जनरली जो है आइसोलेटेड एलिमेंट का बिल्कुल नहीं होता, आइसोलेटेड पार्टिकल का नहीं होता है। जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो या बॉडी हो उसका हो सकता है, बॉडी का हो सकता है, लेकिन पार्टिकल का, आइसोलेटेड पार्टिकल का नहीं होता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा तब होगा। तो ये दो चार्ज का सिस्टम बनाए हम, तो पहले एक चार्ज यहाँ पे रखा, फिर उसको यहाँ से दूसरा चार्ज लाके प्लेस किया, तो ये जो हो गया आपका
दोनों सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा ये हो जाएगा k q1 q2 बाय r। k q1 q2 k इक्वल टू ऑब्वियसली क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ये याद रख लेंगे। अब सिंपली मान लो कि इसको क्या लिखेंगे u, इसको आप लिख सकते हो अगर if q2 is brought in field of q1 then u जो हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू q1 पोटेंशियल ड्यू टू q1 इनटू q2। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर, जानते ही वो पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है, तो के क्यू वन बाय आर इंटू क्यू। आप इसको ऐसा भी समझो, मतलब क्या कि इस पॉइंट पे Q2 को ला रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, उस पोटेंशियल को इस चार्ज Q2 से, इस पोटेंशियल को चार्ज Q2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। या फिर इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा इस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप इसको अच्छे से समझ लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में सिस्टम को बनाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, तो वो वर्क क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ओके, सो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, पोजीशन डिपेंड है। पोजीशन अगर चेंज हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ओके, तो ये ड्यू टू एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ऐसा भी समझ सकते हैं, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे हम ज्यादा, आप लोग लिख सकते हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी अच्छे से देख रखे हो, कैलकुलेट करना किस तरह से होगा आप लिखिए। अब जैसे कि एग्जांपल ले ले फटाफट कि 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल है L L L, 3 चार्ज का सिस्टम है Q1 Q2 Q3। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करेंगे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब देखो ये क्या होगा, पेयर बना लो सीधा फटाफट, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे तो K Q1 Q2 बाय L, K Q2 Q3 बाय L, K Q3 Q1 बाय L। ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले Q1 था तो Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, अब Q1 आ गया तो Q1 को लाने के बाद Q2 को लाना है, तो Q2 को लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा K Q1, यहाँ पर K Q1 बाय L पोटेंशियल होगा ड्यू टू Q1, और Q2 को प्लेस किया तो यहाँ पे अब हो गया। तो इसको लाने में वर्क इतना करना पड़ेगा, Q2 को Q1 के फील्ड में, पहले से Q1 कुछ भी नहीं था, पहले Q1 को लाया तो कोई वर्क नहीं, लेकिन अब Q1 आ गया तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा। कितना पोटेंशियल होगा Q1 के कारण, यहाँ पे K Q1 बाय L होगा। अब Q2 को यहाँ पे लाके रखे तो उसको वर्क करना पड़ेगा K Q1 Q2 बाय L। दूसरा, अब समझो इसको Q3 को लाते हैं, तो Q3 को लाते हैं इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर इसके इस पोजीशन के आसपास 2 चार्ज है Q1 Q2, तो इस दोनों चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा K Q1 बाय L प्लस K Q2 बाय L, और ये पोटेंशियल के इस पोटेंशियल के प्लेस पे Q3 को प्लेस कर रहे हैं, तो वर्क करना पड़ेगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। सो सिमिलर चीज है ये, आप इसको दोनों तरीके से सोच सकते हो, डायरेक्ट एक पेयर वाला बना के, एंड दूसरा
आप पोटेंशियल को सोच के पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होगा, कितने चार्ज को वहां पे प्लेस कर रहे हैं, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ओके, सो सिमिलरली है, ये दोनों सेम ही है कहानी, इसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा ही और भी हो सकता है, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये इस तरह से चार चार्ज है Q1, Q2, Q, इसको Q और ये माइनस Q रहने देते हैं और इसको प्लस Q ही रहते हैं। ओके, तो ये फिक्स है, सबको फिक्स कर दिया, चलो ठीक है। सो इस केस में साइड लेंथ है, मान लेते हैं L, साइड लेंथ है, स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होगा, पेयर देखो पहले बना ले इसके साथ, या फिर इसको ज्यादा अच्छा है कि ऐसा ही करें। ओके, U की बात करेंगे तो पेयर बनाएंगे तो K Q1 Q2 बाय L, K Q1 Q3 बाय, इसका डिस्टेंस देखो दोनों के बीच का सेपरेशन √2L। अब ये K Q1 Q3 बाय L प्लस इससे सबका पेयर बन गया Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 सबका बन गया। ओके, नाउ Q2 से इसका तो बन ही गया, इसका बनना है K Q2 Q3, इससे तो इसका बन ही गया, इसका बनना है बाय L, और इससे इसका बनना है तो K Q2 Q4 बाय √2L। अब इसका भी सबसे बन गया, अब इसका देखें तो इसका इसके साथ बन ही गया, इसका इसके साथ बनेगा तो Q3 Q4 बाय L, और इसका तो सबके साथ बन ही गया है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऐसा इस तरह से लिखेंगे। आई होप कि आप समझ गए। इसमें न्यूमेरिकल करेंगे हम, 2 वीडियो जो है आपको PDF भेजा जाएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा और डाउट क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। सो उस पे हम करेंगे डिस्कशन, पोटेंशियल एनर्जी का भी और भी करना है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे उसमें, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के रिगार्डिंग, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके, सो ये क्या है हमारा, ये प्लस Q चार्ज और ये माइनस Q चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डायपोल बना देगा। इसको हम इस तरह से भी समझें, ये माइनस Q से प्लस Q ले लेते हैं, एक्सिस उधर होगा ना, तो माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज ये डायपोल बना दे रहा है। और ये जो होगा, पहला एक्सियल पोजीशन की बात कर लेते हैं, इधर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट कहलाएगा। और ये मान लेते हैं सेपरेशन है इसका 2L एंड डायपोल मोमेंट है इसका P। सो इस केस में यहाँ पे देखें तो यहाँ से सेंटर से, डायपोल के सेंटर से ये पोजीशन जो है R है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जब लिखेंगे तो ये जो होगा, यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज सिंपल, ये तो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसको ऐड करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत नहीं होती है पोटेंशियल को ऐड करने के लिए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करने की बात करेंगे, देन वेक्टर अलजेब्रा की बात करेंगे। ये पॉइंट याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा को सोचते हैं,
यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा सोचते हैं। ओके, सो V प्लस की बात करेंगे तो V प्लस ये पॉजिटिव चार्ज है और इससे सेंटर से R डिस्टेंस है, तो इससे जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका R माइनस एल। ठीक है जी, और यहां से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो R प्लस एल हो जाएगा। फटाफट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो के क्यू बाय R माइनस एल, और ये जो हो जाएगा के निगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू लिखोगे, निगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू लिखोगे, माइनस क्यू बाय R प्लस एल। तो ये फाइनली क्या होगा, V की बात करें तो V की बात करो तो ये देखो फाइनली क्या हो जाएगा, के क्यूब तो कॉमन ही ले लेते, ये हो गया 1 बाय R माइनस एल माइनस 1 बाय R प्लस एल। ओके, सिंपली ये के क्यूब, ये हो गया आपका R प्लस एल माइनस R माइनस एल, और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये सिंपली देखो R R कैंसिल हो गया, ये बच गया 2l, सो V इक्वल टू हो गया के क्यू 2l बाय R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, अब क्या है, L तो बहुत बहुत छोटा होता है R से, L इज वेरी वेरी छोटा देन R, देन ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू R स्क्वायर, हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सो इसका मतलब V को हम लिखेंगे तो के क्यू 2l बाय R स्क्वायर, या फिर आप इसको बोल सकते हो के पी बाय R स्क्वायर। P क्या होता है, Q इंटू 2l, ये होता है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। तो किसी एक्सियल पोजीशन पे अगर है आपका पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल होता है Kp बाय R स्क्वायर। ये याद रखेंगे बच्चे। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ना, एक्सियल पोजीशन हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में। इसको थोड़ा सा पॉज कर लो, एक बार देख लो फटाफट, ये पे याद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन देखा होगा तो वैसा ही है, और इसको हम सिंपली ऐड कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। नाउ एक्सियल पोजीशन हो गया तो क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन और tan v पोजीशन सबको पता होगा, अब पता चल गया होगा कि ये अगर माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो ये वाला पोजीशन जो होता है इस लाइन पे जो होगा इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। तो ये जो है भाई क्या है, ये 2l है यहां से यहां तक, और ये p होता है, तो p की जरूरत नहीं है, p इक्वल टू क्यू इंटू 2l तो लिखोगे ही। अब इस पॉइंट पे देखेंगे पोटेंशियल स्केलर होता है, डायरेक्शन देखने का जरूरत ना है। ओके, कि इधर डायरेक्शन इधर डायरेक्शन, उसमें जरूरत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन क्यों होगा, जस्ट मैग्नीट्यूड होगा। सो v की बात करेंगे तो अगेन v इक्वल टू v प्लस प्लस v माइनस लिखेंगे, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू ये प्लस क्यू, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। सो इस केस में अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो, v प्लस की बात करें तो ये v प्लस हो जाएगा आपका, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये तो यहां सेंटर से ये डिस्टेंस है r, तो ये भी हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमें तो लगता है कि ये 0 हो जाएगा, तो के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इसकी वजह से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
माइनस के क्यूब, ये माइनस के माइनस क्यूब ऐसा भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। सो इक्वेटोरियल पोजीशन में किसी पॉइंट पे ड्यू टू डायपोल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको आप नोट कर लोगे, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो ठीक है। इन जनरल किसी पोजीशन पे हम देख लेते हैं पोटेंशियल क्या होना चाहिए। तो एक्सियल पोजीशन पे आ गया आपका, क्या आया था, के पी बाई आर स्क्वायर आया था। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जीरो आ रहा है। इन जनरल किसी पोजीशन पे क्या होगा, at general position, at any point P, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। इस टॉपिक को याद रखेंगे, यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे। एट एनी पॉइंट P, तो ये हो गया आपका प्लस Q, या ये माइनस Q मान लेते हैं, और ये प्लस Q। चलिए ये जो होगा एक्सिस होगा, ये सेंटर होगा। इस सेंटर से ये जो है, इस सेंटर से यहाँ पे पॉइंट P है, और यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है। ओके, तो ये थीटा है और ये R है। चलो जी, सो इस केस में देखेंगे थीटा है और ये R है, तो ये जो है ये डिस्टेंस देखेंगे, तो इसको बोल देते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2। तो यहां पे देखेंगे इसको, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, तो ये देखो जो है, ये इस तरह से इसको हम क्या करें, ऐसा कर दें। तो R2 जो हो जाएगा आपका, इसको हमने R बोला है, इसको ये वाला R1, ये वाला R2, यहां से लेकर यहां तक R2। तो R2 जो हो जाता है R प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा, R प्लस एल कॉस थीटा। देखो ये L है, ये यहां से यहां तक L होगा, और ये थीटा है। तो इसको हम देखेंगे इसमें, तो यहां से यहां तक R हो जाएगा, यहां से यहां तक R हो जाएगा। कहेंगे सर ये तो हाइपोटेनियस दिख रहा है, तो इस दोनों को इक्वल कैसे करेंगे। तो जनरली ये क्या होता है, बहुत दूर वाला देखोगे, बहुत दूर, अगर कोई मान लो कि आप घर में बैठे और दूर पहाड़ी पे देखोगे, तो अगर इतना सा गैप भी है, ऐसे भी है, कोई इस तरह से भी है, ऐसा गैप भी है, तो क्या उस दोनों के पोजीशन में डिस्टेंस में अंतर आपको अपीयर होगा, नहीं होगा। ओके, थोड़ा सा पास पास ही है, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे भी है, इस तरह से भी है, तो आपको ये नहीं ऑब्जर्व कर पाते हो कि दोनों जो है आगे पीछे ऐसे, दोनों लगेगा आपको ऐसा ही है। ओके, तो इस केस में ये देखो, यहां से यहां तक डिस्टेंस R है, और ये डिस्टेंस L होता है, ये भी आपका L होता है। तो ये जो हो जाता है आपका, देखो अगर ये थीटा है और ये L है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी बात करें, ये अगर थीटा है और ये L है, तो ये जो हो जाएगा आपका, इसकी बात करेंगे तो L साइन थीटा आ रहा है। हाँ, क्या आ रहा है जी, साइन थीटा आ रहा है। चलो ठीक है, तो L कॉस थीटा नहीं होगा, ये L है, और ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पर हम इसको, ये थीटा हो गया। तो ये वाला जो लाइन है, इस तरह से जो लाइन होगा, तो ये cos थीटा होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, L cos थीटा हो जाएगा। एंड R1 की बात करें तो R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा। अब सिंपली VP की बात करेंगे तो V प्लस V माइनस करो, तो ये हो गया KQ बाय R प्लस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा, के क्यू बाय R1 कर देते हैं, प्लस के माइनस क्यू बाय R2। देखो, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के क्यू बाय R1, पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के माइनस क्यू बाय R2। ये माइनस क्यू है, और ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से R2। अब ये देखो यहाँ पे
के क्यू बाय R1 की बात कर ले तो R1 को हम लिख सकते हैं R माइनस L cos थीटा एंड माइनस ही लिखते हैं इसको डायरेक्टली के क्यू। R2 की बात करेंगे तो R प्लस L cos थीटा। सिंपली ये दिख रहा है कि भाई के क्यू तो कॉमन ले ही सकते हैं और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, और ये हो गया आपका, अगर बात करें तो R प्लस L cos थीटा और ये R माइनस L cos थीटा 2L cos थीटा हो जाएगा, 2L cos थीटा। इसको हम नेगलेक्ट कर ही सकते हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को आप नेगलेक्ट तो कर ही सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इसका वैल्यू L स्क्वायर होगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को R स्क्वायर तो लिखते ही है तो उसको हम R स्क्वायर लिख सकते हैं। सो V इक्वल टू हो गया के क्यू और ये हो गया 2L cos थीटा, तो Q 2L को एक साथ देखो और ये R स्क्वायर हो गया तो V इक्वल टू हो गया आपका K P cos थीटा बाय R स्क्वायर। ओके, तो आप समझ गए एक्सियल पोजीशन में क्या था Kp बाय R स्क्वायर और इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या था आपका, इक्वेटोरियल पोजीशन में 0 और इन जनरल किसी पोजीशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Kp cos थीटा बाय R स्क्वायर। तो Vp इक्वल टू याद रखेंगे Kp cos थीटा बाय R स्क्वायर। K का वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपको पता होता है। तो आई होप कि जो है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल आप लोग समझ गए और अच्छा लगा होगा इसको। चलिए से इससे आगे भी हम थोड़ा सा बढ़ते, दो चार चीजें और सीखते हैं। हम बात कर लेते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर का। वैन डी ग्राफ जनरेटर, ओके। सो वैन डी ग्राफ जनरेटर की बात कर लेते हैं। वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, अ डिवाइस व्हिच कैन जनरेट वेरी हाई पोटेंशियल। ओके, क्या वेरी हाई पोटेंशियल जो जनरेट करेगा डिवाइस उसको वैन डी ग्राफ जनरेटर। हालांकि ये डिवाइस ओल्ड है, न्यू इरा में हम लोग जो है आजकल साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं, वैन डी ग्राफ जनरेटर यूज जनरली नहीं करते। पहले रिसर्च के लिए वेरी हाई पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए वैन डी ग्राफ जनरेटर यूज किया जाता था। अभी आजकल जनरली इसको कम ही यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन या बहुत सारा मीन है हाई वोल्टेज को जनरेट करने के लिए। एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं, सही चल रहा है, ठीक है। सो वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है, डिवाइस which can generate very high potential। आपके बुक में होगा, आप एक बार YouTube पे आजकल ऑनलाइन देखते हो तो उसका देख लोगे किस तरह से होता है। ओके, उसमें सिंपली कुछ होता नहीं है, एक कंडक्टिंग स्फीयर होगा और उसके अंदर कंडक्टिंग बड़ा वाला स्फीयर स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल सेल होता है, उसके अंदर एक मैकेनिज्म रखा रहता है और उस मैकेनिज्म को काम क्या होता है कि चार्ज को ले जाके उस स्फीयर पे सप्लाई करते रहना। और वो किस तरह से होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। ओके, सो वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे। चलो वर्किंग प्रिंसिपल के लिए देखो कि हमारे पास टू कंसेंट्रिक स्फीयर है, टू कंसेंट्रिक स्फीयर है, इसका R है और इस पे चार्ज Q है और इस पे इसका जो है रेडियस R है और इस पे चार्ज कैपिटल Q है। ओके, कंसीडर टू concentric hollow sphere conductor।
ओके, सो दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर आप कंसीडर कीजिए। इसको बोल देते हैं हम, इसको क्या बोल दे, 1 बोल दे, और इसको 2 बोल देते हैं, कंडक्टर 2 कंडक्टर 1। तो अब पोटेंशियल दोनों का लिखो, तो V1 लिखोगे, इसका पोटेंशियल देखेंगे बच्चे तो क्या होगा, देखो इसका पोटेंशियल, छोटे वाले का पोटेंशियल, तो छोटे वाले जो स्फीयर ये कंडक्टर है उसका पोटेंशियल इस चार्ज Q की वजह से होगा, और इस चार्ज कैपिटल Q की वजह से भी होगा। सो इस चार्ज Q की वजह से हॉलो स्फीयर का अगर चार्ज Q होता है तो उसके अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, जो स्फीयर पे पोटेंशियल होता है उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है, और KQ बाय रेडियस R लेते हैं। तो इस पे जो पोटेंशियल होगा इसकी वजह से देखेंगे तो ये हो गया KQ बाय R, और इस चार्ज की वजह से ये पूरा का पूरा स्फीयर जो है इसके अंदर बड़े वाले के अंदर है, तो इस चार्ज की वजह से भी होगा, तो KQ बाय R हो जाएगा, KQ बाय R हो जाएगा। ओके, V1। दूसरा V2, इसका पोटेंशियल देखेंगे, बड़े वाले स्फीयर का पोटेंशियल देखें, V2 का पोटेंशियल। सो V2 का पोटेंशियल देखेंगे तो यहां अगेन इसका भी पोटेंशियल जो है, इसके सरफेस का पोटेंशियल देखेंगे तो इस चार्ज की वजह से भी होगा, इस चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा इस सरफेस का, इस चार्ज से इस सरफेस का डिस्टेंस होगा आपका KQ, और इस चार्ज, अब ये पॉइंट मान लो इसके सरफेस पे कोई पॉइंट है, तो इसके सरफेस पे कोई पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, इस हॉलो स्फेरिकल सेल के लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो इसमें KQ बाय R लिखेंगे, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे तो ये वाला यहां से यहां तक डिस्टेंस जो होता है वो लिखेंगे। चलो, अब इसका जो पोटेंशियल होगा इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से होगा ही होगा, और उसके अलावा इस कैपिटल Q की वजह से भी पोटेंशियल होगा। सो कैपिटल Q तो ये इसका अपना चार्ज है और इसके सरफेस पे पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो KQ बाय R। अब बताओ, ये हमने दोनों सरफेस पे पोटेंशियल लिख लिया, ये 1 है और ये 2 है, तो अब बताओ कि हमारा कौन सा ज्यादा है, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, V1 या V2 का, V1 या V2 का। चलो उसको सोच लेते। देखो KQ बाय R क्या है, सेम है, तो इसमें तो डिफरेंस नहीं है सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में देखते हैं, सो फर्स्ट टर्म में KQ बाय स्मॉल r KQ बाय कैपिटल R है। सो इस केस में देखो यहाँ पे एज R is smaller than capital R, then इस केस में क्या होगा, KQ by R is greater than KQ by R। इसका मतलब क्या हुआ, V1 is greater than V2। अब तो ये एस्टेब्लिश हो गया है, ये वाला जो स्फीयर है इसका पोटेंशियल ज्यादा है, V1 का पोटेंशियल ज्यादा है V2 से। सो V1 का पोटेंशियल ज्यादा है V2 से, इसका मतलब क्या हुआ, ये Q है, ये Q है, ये R है और ये कैपिटल R है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको कनेक्ट कर दे कंडक्टर से कनेक्ट कर दे कंडक्टिंग वायर, तो इससे अगर हम कनेक्ट कर दे तो इससे कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो कैसे करेगा, किधर करेगा चार्ज, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देन इसका मतलब ये हुआ जो ये छोटा सा चार्ज Q है, ये जो है इसको वायर से कनेक्ट करेंगे तो ये वाला छोटा सा चार्ज Q हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो कर जाएगा, मतलब ये इसके अंदर नहीं रहेगा, बाहर चला जाएगा। ओके, और जब बाहर चला जाएगा देन पोटेंशियल देखेंगे तो पोटेंशियल पे कोई अंतर आएगा,
इस बड़े वाले स्फीयर के पे कोई पोटेंशियल पे अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा। ये चार्ज यहाँ पर रहे या इसके सरफेस पे रहे, इसके पोटेंशियल पे कोई अंतर नहीं आएगा। समझ गए? तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि दो, अगर मान लो अरेंजमेंट बना लेते हैं, दो कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल कंसेंट्रिक सेल है, उसको हम वायर से कनेक्ट कर दें एंड बाय एनी मैकेनिकल मीन हम इस पे जो कुछ भी चार्ज देंगे, छोटे वाले अंदर वाले स्फीयर पे या छोटे वाले स्फीयर पे, whatever भी charge is given, it goes to the outer surface of bigger hollow sphere. Okay, so ये यहाँ पे कुछ भी चार्ज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा ही हो जाएगा, तो ये क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ट्रेवल कर जाएगा। इसका मतलब अगर इसको हम कनेक्ट कर दें वायर से, तो whatever भी चार्ज गिवन टू, हम इसको लिख नहीं रहे, ऐसे ही बता दे रहे, आप लिख लेना। if जो है, if inner sphere and outer sphere is connected through a conducting wire, then whatever be charge given to inner sphere it goes up to outer sphere. Okay, so जो कुछ भी चार्जिंग, यही जो है प्रिंसिपल वर्क करता है। तो यहाँ पे बाय एनी मैकेनिकल मीन जो है, इसको बेल्ट के थ्रू इस पे थोड़ा थोड़ा चार्ज देते रहते हैं और ये चार्ज इस पे जाते रहता है, एक्युमुलेट होता है। अब ये देखो, इसका जो पोटेंशियल जो है इससे इंडिपेंडेंट हो गया। कैपिटल क्यू कुछ भी हो, कैपिटल क्यू का कुछ भी अमाउंट हो, अगर यहाँ पे चार्ज है, कैपिटल क्यू कितना भी बड़ा हो, यहाँ पे छोटा सा भी चार्ज क्यू है, तो भी क्या होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा और इसका कम हो जाएगा। ओके, इसके अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके पोटेंशियल पे। सो इसलिए इसी जो प्रिंसिपल को, इसी प्रिंसिपल को यूज किया जाता है वैन डी ग्राफ जनरेटर को बनाने के लिए। तो आप उसका वीडियो देख लो एक बार, और आपका होमवर्क रहेगा वैन डी ग्राफ जनरेटर को अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करके लिखना। हमारे वीडियो से जो सेंटेंस ले सकते हो ले सकते हो, एक बार बुक से पढ़ लो और उसको असाइनमेंट में वैन डी ग्राफ जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल आपका असाइनमेंट है, कीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाता है। इस बार तो बच्चे पार्टी कर रहे हैं कि 12th का एग्जाम खत्म हो गया भाई, बहुत पार्टी कर रहे हैं सब, अरे बाप रे। लेकिन आपका किस्मत ऐसा नहीं रहेगा, हम समझ गए। सो आप इस मुगालते में मत रहना कि आपका भी कैंसिल हो जाए। पता चला हो सकता है कि उनको वापस से आपके साथ कहे कि एग्जाम दे दो, ऐसा तो नहीं हो सकता है कैंसिल रद्द किया है और बिल्कुल एग्जाम के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, बिल्कुल हो सकता है कि आपके साथ बैठा के कहे भाई तू भी आ जाओ, अब साथ चलेंगे। ओके, तो हम साथ हैं, उनको बना दिया है। तो आपको ये असाइनमेंट है, वो तो मान लो कि एक बार पढ़ाई कर रखे हैं बहुत सारे, तो वो तो अच्छे से कर ही लेंगे। आपका क्या है कि आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, अभी नहीं लिखोगे, तो उनसे कंपैरिजन होगा फिर आपका, अगर वो दोनों साथ में दिए तो उनसे कंपैरिजन होगा। तो फिर उनका तो पढ़ाई कर रखे हैं, वो तो लास्ट के 10 दिन 1 महीने पढ़ेंगे, फिर से वो रिकवर कर लेंगे, और आप तो फिर शुरू से ही नहीं पढ़े हो, तो फिर दिक्कत होगा। तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो इसको वैन डी ग्राफ जनरेटर को अच्छे से, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको, एक डेफिनेशन, वर्किंग प्रिंसिपल में यही वाला हम डिराइव कर देते हैं। ये सिंपल सा फिगर बनाते हैं और पोटेंशियल यहाँ पे लिख दोगे, पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर V1, potential of outer sphere V2 as this one, so V1 is greater than V2. It means if we connect inner conducting sphere to outer conducting sphere via a conducting wire, then whatever we charge on inner sphere will go to the surface of outer sphere. Okay, so ऐसा याद करेंगे। and इट इज जो है ये फिनोमिना क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन आउटर स्फीयर। ओके, तो कुछ भी ये
Q का वैल्यू कुछ भी हो, कितना भी मान लो कि कूलम हो, लेकिन इसका एकदम मिली कूलम भी है, माइक्रो कूलम भी है, तो भी जो है कितना भी छोटा है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से यहाँ पर ही आके रहेगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज करने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर बनाने में। पहले यूज होता था, अब जनरली जो होता है, हाँ, हाई पोटेंशियल के लिए सिर्फ पोटेंशियल हमें चाहिए होता है तो वैन डी ग्राफ जनरेटर ही होता है, और पार्टिकल में हाई एनर्जी चाहिए होता है तो साइक्लोट्रॉन होता है। वो साइक्लोट्रॉन भी पढ़ना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ना है वहां पे। सो इसको आप याद रखेंगे बच्चे। ओके, तो आई होप इसको आप याद रखोगे। इसमें एक और टर्म हम ले लेते हैं, चलो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का। चलो हम बात कर लेते हैं पहले कोरोना डिस्चार्ज का और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का। कोरोना, हाँ यही नाम आता है शायद। एक्सक्यूज मी यार, कोरोना का नाम लेते ही हमला कर देता है। कोरोना डिस्चार्ज। सो कोरोना डिस्चार्ज की बात करेंगे तो इसको बेसिकली समझो। इसको हम समझते हैं बच्चे, ये चौक पूरा एकदम से भर देता है। ओहो, तो ये देखो, अगर मान लो कि ये स्फीयर है, ये स्फीयर है और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और इस सिग्मा 1, इस पे है सिग्मा 2, और इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस है इसका रेडियस है r2। ओके, तो इस केस में r1 है, r2 है, तो इस केस में दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, इसको 1 और इसको कंडक्टर 2 बोलो। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, और दोनों को कनेक्टिंग वायर से हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया है कनेक्टिंग वायर से। सो इसका क्या हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। सो इस पे देखो टोटल चार्ज V1 लिखेंगे तो टोटल चार्ज Q1 जो होगा 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 हो जाएगा, और Q2 की बात करेंगे तो क्या होगा 4 पाई R2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 हो जाएगा। ठीक है जी। सो आप क्या लिखोगे, KQ1 बाय R1 इक्वल टू KQ2 बाय R2, KQ2 बाय R2। सो इस केस में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका K 4 पाई K कैंसिल हो गया, 4 पाई R1 स्क्वायर सिग्मा 1 बाय R1, और ये हो गया K 4 पाई R2 स्क्वायर सिग्मा 2 बाय R2। ओके, सो ये देखो यहाँ पे 4 पाई के ये खत्म हो गया, एक R1 भी खत्म हो जाएगा, एक R2 ऊपर से खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपका सिग्मा 1 R1 इक्वल टू सिग्मा 2 R2। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, एज यूजुअल सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो ये दोनों एक ही पोटेंशियल है, कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, एक ही कंडक्टर समझ सकते हो इसको।
तो ये इक्विपोटेंशियल है, बट दोनों पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है, क्योंकि अगर रेडियस डिफरेंट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या है, डिफरेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 करें तो ये हो गया आपका R2 बाय R1 हो गया, या फिर सिग्मा की बात कर ले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। R क्या होगा, रेडियस, और इन जनरल बात करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सो इस केस में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट कर लेंगे, इसको याद रखेंगे। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दो स्फीयर है, R1 R2 रेडियस है, तो उसपे दोनों कनेक्टेड है, इक्विपोटेंशियल है, तो उसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियस, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 जो होगा R2 बाय R1, इसको भी याद रखोगे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चे कि मान लो कि कुछ इस तरह से कोई सरफेस है, कोई सरफेस है, ओके, और ये नुकीला है यहाँ पे, ओके। तो जो भी एरिया, जो भी देखो ये इरेगुलर शेप का कोई भी है, तो कोई कंडक्टर है और उसमें कहीं पर मान लो कील टाइप का है, वहां पे पॉइंटेड है, तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो फॉर एनी कंडक्टर if there is any pointed region on surface, okay, pointed region और sharp region, और sharp बोल सकते हो, nail shaped region, ओके। सो इस केस में नेल शेप्ड रीजन है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से देखो कि क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, will be very small, will be very small। यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही छोटा हो जाएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा हो जाएगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी विल भी क्या होगा, तो कोई कंडक्टर है, अगर ध्यान देंगे, और इरेगुलर शेप का है, तो कंडक्टर का ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट कहीं पर भी देखेंगे, अंदर बाहर, सरफेस पे अंदर या फिर सरफेस पे, ओके। तो पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है,
चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या है, सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, तो जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बहुत कम हो जाएगा, ये क्या है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये अगर कम हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सरफेस ऑफ कंडक्टर की वजह से देखते हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये सिग्मा ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गया तो अगर यहाँ पे जो मटेरियल है, जो मीडियम है, मीडियम का क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक जो है वो ब्रेक डाउन हो गया एंड मीडियम सफर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, तो ये चार्ज जो है ना, ये चार्ज क्या होगा, इस सरफेस से बाहर जाएगा, इस पॉइंट से बाहर जाएगा। ओके, यहां से चार्ज जो है फ्लो करना शुरू कर देगा मीडियम में। ओके, सो इसको ही बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब हम इसको मिटा देते। ओके, आप इसको नोट कर लोगे तब याद रहेगा। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड and charge flow away from conductor at pointed region। कंडक्टर टू मीडियम, कंडक्टर की बात करें, चलो ठीक है। सो यहां से चार्ज क्या होगा, बाहर जाना शुरू कर देगा, बाहर जाना शुरू करेगा। लीकेज ऑफ चार्ज अकर्स, लीकेज ऑफ चार्ज अकर्स। ओके, इसको ही हम, this leakage of charge is called as corona discharge, this leakage of charge is called as corona discharge। ओके, तो बच्चे आई होप कि हमने सारा कर लिया है। अब इसमें एक दो सब टॉपिक है, क्वेश्चन की तरह हम देखेंगे, उसको क्वेश्चन की तरह डील करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 20, 25, 50 क्वेश्चन, हम एक वीडियो बनाएंगे 20-25 क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके, और उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो आई होप थ्योरेटिकली हमने सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया है। आप बस नोट बनाओगे, नोट करोगे तभी याद रहेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही मजेदार था। अगर थ्रू आउट इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आईआईटी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एडवांस लेवल तक का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमने आपको सेंड किया पीडीएफ के एडवांस में कैसा आता है क्वेश्चन, और भी करते रहेंगे। आपको थोड़ा सा वो उसको देखते रहोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।